आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से कंप्लायंस करने मैंडेटरी होते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से कंप्लायंस करने होते हैं, कब करने हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है और प्लस इन केस आपने कंप्लायंस नहीं किए तो आप पर पेनल्टी कितनी लगेगी। ओके, अब बेसिकली हमने कंप्लायंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आरओसी कंप्लायंस, सेकंड जीएसटी कंप्लायंस हो गए एंड थर्ड अदर कंप्लायंस। अदर कंप्लायंस में हमने कवर किया टीडीएस, पीएफ, ईएसआई और इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम आरओसी कंप्लायंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जीएसटी कंप्लायंस का डिस्कस करेंगे, फिर अदर कंप्लायंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरओसी में क्या क्या कंप्लायंस करने मैंडेटरी होती है प्राइवेट लिमिटेड के केस में। देखिए, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो सबसे पहले जो कंप्लायंस करना होता है वो होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। पहला कंप्लायंस ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, इसमें जो फॉर्म जाता है फॉर्म एडीटी बन जाता है। राइट, और इसमें क्या होता है बेसिकली ऑडिटर अपॉइंटमेंट में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। और जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसमें 2 डायरेक्टर भी साइन करते हैं और साथ में एक सीए भी साइन करता है एज ए ऑडिटर। राइट, तो उसका अपॉइंटमेंट बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड में करना होता है और ये अपॉइंटमेंट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल को बनी है तो आपको 30 अप्रैल तक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। इन केस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट टाइम से नहीं होता है तो उस केस में देखिए अगर 30 दिन तक का डिले है तो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फी। देखिए, नॉर्मल फी की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए 300 से 400 रुपये नॉर्मल फीस होती है एक फॉर्म को फाइल करने की। ये जो फॉर्म्स है यहाँ पर, ठीक है, 300 से 400 रुपये नॉर्मल फीस होती है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस तो ये पेनल्टी की बात कर रहा हूँ, एडिशनल फीस। तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डिले हो गया है 30 डेज का, मतलब अप टू 30 डेज, मतलब 10 दिन का डिले है, तो इस केस में देखिए नॉर्मल फीस जाएगी फॉर एग्जांपल 400, तो आपकी जो एडिशनल फीस है पेनल्टी जाएगी 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, मतलब 800 आपकी जाएगी पेनल्टी और प्लस 400 आपका हो गया नॉर्मल फीस। तो इट मीन्स आपको टोटल 1200 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। राइट, और जैसे जैसे ये डिले नंबर ऑफ डेज में बढ़ते जाएंगे उस टाइम से आपका पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेम वे में अगर मैं आगे बात करूं, अगर 30 दिन से 60 दिन का डिले हुआ है तो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस जो मैंने आपको 400 बताया है तो 1600 रुपये पेनल्टी बन जाएगी। 60 डेज से 90 डेज का डिले है तो 6 टाइम्स हो जाएगा। 90 to 180 डेज है तो 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। अगर 180 दिन से ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 6 महीने से ज़्यादा का डिले है तो 12 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस आपकी पेनल्टी जाएगी। राइट, तो ये तो बेसिकली था ऑडिटर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट में और मैं आपको ये बताऊं, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बोर्ड की मीटिंग होती है, जस्ट सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते हैं और एक पेपर होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन उनका बनता है, उसमें वो फाइनल करते हैं कि दिस ऑडिटर विल बी अवर फर्स्ट ऑडिटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंप्लायंस होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें फाइल करने के लिए जाता है फॉर्म INC 20A। बेसिकली इसका क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस टाइम पे कैपिटल हम फिल करते हैं कि कंपनी का XYZ इतना कैपिटल रहेगा। नॉर्मली 1 लाख कैपिटल रखवाते हैं लोग। तो इट मीन्स नॉर्मल 2 डायरेक्टर होते हैं तो उनका जो भी रेशियो फिक्स होता है, शेयर होल्डिंग या 50-50, 90-10, XYZ जो भी है वो आपको देखना है कि आपकी कंपनी के केस में क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में 2 डायरेक्टर हैं, 50-50 शेयर होल्डिंग रेशियो, तो इट मीन्स जो 1 लाख कैपिटल थी वो 50-50%, मतलब 50-50 हज़ार दोनों शेयर होल्डर द्वारा आपका अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद यही है कि आप जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कराएं और अकाउंट ओपन होते ही उसमें शेयर होल्डर्स अपना पैसा डालेंगे। बिना ऐसा किए कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती है एक बार। और हाँ, एक बार जब शेयर होल्डर अपना पैसा डाल देते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्री आ जाएगी 50,000 की दो, तो वो स्टेटमेंट आपको अपनी कंसल्टेंट सीए को भेजना है, बिकॉज वो स्टेटमेंट आपकी, जब हम ये फॉर्म फाइल करते हैं INC 20A, इसका पर्पज़ ही ये होता है कि शेयर होल्डर ने अपना कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। और ये फॉर्म हम आरओसी को फाइल करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट इसमें अटैच करेंगे, तो उसके बाद अप्रूवल आता है एक से 2 दिन में मैक्सिमम, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
ओके, अगर उससे पहले करते हैं तो अगेन पेनल्टी आप पर लग सकती है, राइट। तो इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो टाइम दिया गया है आपको, मैक्सिमम 180 डेज का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इससे ज़्यादा का डिले होता है तो अगेन फिर पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल है। अगर 30 डेज तक का डिले है तो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, एंड सेम वे में, मतलब मैंने आपको ये बताया हुआ है, इस टाइप से आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी जितना आपका डिले होगा। ओके, बट एक चीज़ कंफर्म है, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं डलेंगे शेयर कैपिटल में, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स जल्दी से जल्दी आपको अकाउंट ओपन कराना है और ये फॉर्म फाइल करवाना है। एंड थर्ड आपका जो कंप्लायंस है वो है, देखिए जब कंपनी बिजनेस करती है तो मे बी पॉसिबल कंपनी को लोन लेना पड़ जाए या डिपॉजिट लेना पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म DPT3। ठीक है, ये फॉर्म बेसिकली उन्हीं कंपनी को फाइल करना है जिनका लोन एज ऑन 31 मार्च आपका आउटस्टैंडिंग होगा। तो इसकी जो फॉर्म फाइल करना है हमें 30 जून तक करना होता है ऑफ एवरी मंथ, और इन केस ये फॉर्म टाइम से नहीं फाइल होता तो अगेन ये पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, और अगर देखिए नॉर्मल फीस की बात करूँ, इन सभी फॉर्म्स की, बल्कि ऑब्वियस इन सभी फॉर्म्स की जो नॉर्मल फीस होती है वो 300-400 रुपये ही होती है। 3 कंप्लायंस मैंने बता दिया। इसके बाद नंबर 4 पर है डायरेक्टर KYC। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनकी इंफॉर्मेशन जाती है, लाइक नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, XYZ, मेल ID, मोबाइल नंबर, इस टाइप की डिटेल्स जाती है। तो अभी कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि डायरेक्टर का जो ये KYC है, नेम, एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स, ये हर साल अपडेट होगा। ठीक है, तो इसी के लिए बेसिकली ये फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म DIR3 KYC। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगती है एज ए आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, और ये जो हमें फाइल करना होता है बेसिकली 30 सितंबर तक करना होता है। इन केस हम 30 सितंबर तक फाइल नहीं कर पाए तो इसमें फिक्स पेनल्टी है। इवन सिंगल डे का भी डिले होगा तो आपको 5000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट। और ये हर डायरेक्टर के केस में, फॉर एग्जांपल कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो आपको फॉर्म DIR3 KYC 2 फाइल कराने पड़ेंगे दोनों डायरेक्टर्स के, और इन केस दोनों डायरेक्टर्स के नहीं फाइल हो पाया विद इन 30 सितंबर तो पेनल्टी 5-5 हज़ार 10,000 टोटल। एक डायरेक्टर की 5,000 एंड 2 डायरेक्टर की 10,000 पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो मेक श्योर आप टाइम से सारी कंप्लायंस करा लें। इसके बाद देखिए 5th कंप्लायंस में रखा है इंटीमेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जब आपका पूरे साल कंपनी बिजनेस करती है तो लास्ट में एक स्टेटमेंट बनती है, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपने टोटल कितना बिजनेस किया, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि उसी पर फिर टैक्स और सबकी कैलकुलेशन होती है। सेम में बैलेंस शीट, डायरेक्टर को इस टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं तो वो बनती है। तो जब ये बनती है बेसिकली इनको भी हमें ROC को फाइल करना होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर, तो इन सबको। तो इसके लिए फॉर्म AOC4 जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी जिसमें ऑडिटेड रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसको बेसिकली जो फाइल करना होता है भाई 29 अक्टूबर करना है हर साल को, और इसमें एक ऑप्शन है 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, वैसे फॉर सिंप्लिसिटी आप मान के चलिए 29 अक्टूबर को फाइल करना होता है। इन केस ये फाइल नहीं होगा तो इसमें 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 लाख। देखिए आपको ऊपर पेनल्टी ये ज़्यादा लग रही होगी कि 5,000 है, यहाँ पर आपका 400-800 टाइप की पेनल्टी है और यहाँ पर सिर्फ 100 है। ये बेसिकली आपको ये समझना है, यहाँ पर जो ये पेनल्टी है 100 रुपीज़ पर डे की है। इट मीन्स आपने अगर 6 महीने का भी डिले किया तो आपको अप्रॉक्स 18,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर 6 महीने का हमने डिले किया है तो मान के चलो आपको मतलब 8-10 हज़ार रुपये टोटल आपका इधर पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम। बट ये पेनल्टी रुकेगी नहीं, मैक्सिमम इसकी लिमिट आपकी 10 लाख रुपए है। तो इट मीन्स अगर 6 महीने में डिले हो गया तो 18,000 रुपये आपकी सिर्फ पेनल्टी बननी है इस फॉर्म को, सिंगल फॉर्म को फाइल करने की 1 साल का। एंड आपका नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, इसमें जाता है फॉर्म MGT7। इस फॉर्म में बेसिकली लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जाती है कि कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर है, कितने शेयर्स हैं, इस टाइप की डिटेल्स जाती हैं बेसिकली। इसको जो हमें फाइल करना होता है भाई 28 नवंबर। ठीक है, और अगेन इसमें जो पेनल्टी है 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने तक कंप्लाइंस नहीं किया इन दोनों फॉर्म का तो अप्रॉक्स मान के चलिए मतलब
40,000 तो कहीं नहीं है, मतलब 40-50 हज़ार रुपये की पेनल्टी कम से कम है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। बट एक कहावत है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इट मीन्स आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो अगर टाइम से ये सब होता रहेगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इन केस नॉन कंप्लायंस होता है तो आप पर पेनल्टी थोड़ा ज़्यादा आ सकती है। सो मेक श्योर कि टाइम से सारा कुछ कंप्लायंस हो जाता है। बेसिकली जो मैंने आपको ये लिस्ट सारा कुछ समझाया है कि ये कंप्लायंस होने, बेसिकली ये इंक्लूसिव लिस्ट है। इट मीन्स कि जनरली इस टाइप के फॉर्म्स फाइल होते हैं। और दूसरा, ये लिस्ट बड़ी भी हो सकती है, राइट, और इसमें से 1-2 कंप्लायंस कम भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। सो हमें बेसिकली हर कंपनी के केस में देखना होता है कि किस कंपनी को कौन कौन से फॉर्म फाइल करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस के लिए अलग आरओसी के कंप्लायंस होंगे, आपको कैपिटल चेंज करना है उसके लिए अलग कंप्लायंस होंगे, आपको डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए अलग से फॉर्म फाइल करने होंगे, आपको डायरेक्टर का रेजिग्नेशन कराना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म फाइल होंगे, ठीक है। सो ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए दिया गया है और मैक्सिमम कंपनीज का ये एप्लीकेबल होता है, राइट। सो जो भी आपके कंसल्टेंट हैं सीए, उनसे आप एक बार डिटेल में बात कर लेना कि आपकी कंपनी के कौन कौन से कंप्लायंस होने हैं और क्या टाइम रहेगा, कब होने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी में क्या क्या आपको कंप्लायंस करने हैं। बेसिकली देखिए जीएसटी के कंप्लायंस तभी एप्लीकेबल होते हैं जब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के साथ आपने जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लिया हो। कभी कभी क्या होता है लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर कम होता है, 20 लाख से कम होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि किसी किसी केस में आपका टर्नओवर शायद 0 है बट आपको फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बट इन जनरल 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कब कभी ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट को टैक्स इनवॉइस चाहिए होता है, तो उस केस में आपकी मजबूरी होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और फिर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको डे 1 से ही जीएसटी चार्ज करना होता है। देखिए 20 लाख की जो मैं लिमिट बता रहा हूँ बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड करने के लिए। बट एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपका चाहे 100 रुपये का ही बिल कट रहा है तो आपको जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, राइट। फिर आपको कोई छूट नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और आपको जीएसटी गवर्नमेंट को देना होगा। देखिए जीएसटी में जो कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं इसमें पहला होता है मंथली या क्वार्टरली जीएसटी की सेल्स डिटेल्स जाती हैं। इसमें देखिए फॉर्म जाता है GSTR-1। इसमें जो भी आप इनवॉइस काटते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है, ठीक है। इसमें मतलब ये मानिए आपका पूरा इनवॉइस हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, लाइक कि इनवॉइस नंबर क्या है, आपकी डेट क्या है इनवॉइस की, क्या पार्टी का नाम, आपका जीएसटी नंबर हो गया, कितना आइटम आपने सेल किए हैं, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, ये सारी डिटेल आपकी ऑनलाइन इनवॉइस वाइज गवर्नमेंट को रिटर्न जाती है, ठीक है। और रिटर्न जो बेसिकली जाती है 11th ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल में रजिस्ट्रेशन लिया है, अप्रैल में आप सेल परचेज करेंगे तो अप्रैल की रिटर्न जो जाएगी बाई 11th ऑफ मई जाएगी, ठीक है। तो 11th तक आपको रिटर्न गवर्नमेंट की भेजनी है, ठीक है। अगेन अगर आपने टाइम से रिटर्न नहीं भेजी तो 20 रुपीज़ ऑब्लिक 50 रुपीज़ पर डे फॉर ईच मंथली रिटर्न। देखिए 20 रुपीज़ तब पेनल्टी जाती है जब आपका नील मतलब पूरे महीने कुछ काम नहीं हुआ, 0 पे रिटर्न जानी है तो गवर्नमेंट की पेनल्टी है 20 रुपीज़ पर डे फॉर डिले फाइलिंग, ठीक है। इन केस आपका इवन सिंगल भी इनवॉइस है उस महीने में तो आपकी पेनल्टी 20 की जगह फिर 50 रुपये रोज़ की जाएगी। और ये पेनल्टी जो बेसिकली है ये पर डे की पेनल्टी है, 50 रुपीज़ पर डे पर मंथ। फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी तो तीनों महीने का अलग अलग पेनल्टी बनेगी, मतलब 50-50-50, ठीक है। हर महीने की अलग अलग, मतलब 150 रुपये दिन की पेनल्टी आपकी चल रही है अगर 3 महीने की रिटर्न आपकी नहीं गई है, ओके। एंड सेम वे में आपका जो नेक्स्ट कंप्लायंस है आपका, ऊपर हमने देखा हमने सेल्स की डिटेल फाइल कर दी थी, नीचे क्या होता है इसमें फिर इसके बाद एक कंप्लायंस होता है, आपको हर महीने जीएसटी की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। वो एक रिटर्न जाता है GSTR-3B। इस रिटर्न में बेसिकली समरी जाती है आपकी सेल्स कितनी हुई, उस पर टैक्स कितना बना, परचेज कितनी हुई, उस पर टैक्स कितना बना, राइट। तो उस हिसाब से सेल परचेज के टैक्स का एडजस्टमेंट करके आपका टैक्स पेबल अगर बनता है तो हम आपको बताते हैं कि कितना टैक्स आपको देना है, वो आप गवर्नमेंट को पे करके हमें इंटीमेट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है, राइट। और बेसिकली इस रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें आपसे सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस चाहिए होते हैं। देखिए सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस की मैं बात करूं
जीएसटी के लिए, तो हमें सिर्फ वही इनवॉइस चाहिए होते हैं जिसमें आपका परचेज, हमें सिर्फ वही इनवॉइस चाहिए होते हैं जिस इनवॉइस में आपने अपना जीएसटी नंबर मेंशन कराया है। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया लैपटॉप, बट आप गलती से उसमें जो अपना जीएसटी नंबर लिखवाना भूल गए, ठीक है, तो उस केस में आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो इनवॉइस आपकी जीएसटी के रिटर्न में नहीं जाएगा। तो जब भी आप कोई भी परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो आप अपने बिल पे अपना जीएसटी, कंपनी का जीएसटी नंबर जरूर लिखवाएं। उससे क्या होगा, जो भी जीएसटी आप पे कर रहे हैं वो आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। इट मीन्स उतने जीएसटी का आपको बेनिफिट मिल जाता है। और ये रिटर्न जो बेसिकली जाते हैं 20th ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अप्रैल की जो रिटर्न जाएगी वो 20 मई तक जानी है, ठीक है। इन केस आपकी रिटर्न नहीं जाती है टाइम से, 20 मई तक नहीं गई, तो आपको अगेन 20/50 रुपीज़ पर डे, 20 रुपीज़ पर डे। जब 0 पे रिटर्न जानी थी 50 रुपीज़ पर डे, इवन सिंगल भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो, ठीक है। अगेन ये जो पेनल्टी है वो पर मंथ, ठीक है, मंथली रिटर्न की है। अगेन ये जो पेनल्टी है ये बेसिकली आपकी पर डे पेनल्टी है और मंथली रिटर्न वाइज। फॉर एग्जांपल 3 महीने की अगर रिटर्न आपने नहीं भरी है तो 50 रुपीज़ तीनों महीने का अलग अलग पेनल्टी जाएगी। मीन्स 150 रुपये महीना आपकी पेनल्टी फिर चलेगी, क्योंकि एक रिटर्न की पेनल्टी 50 रुपये है, राइट। आपका नेक्स्ट कंप्लायंस है एनुअल जीएसटी रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो पूरे हर महीने आपकी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसकी समरी जाती है कि पूरे साल में आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, उसका ब्रेकअप डिटेल में कि 12% जीएसटी पर इतना सेल किया, 18 पर इतना किया, उस टाइप से बहुत ज़्यादा ये डिटेल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे ये समरी है, यहाँ पे कोई आपका गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करनी होती है। पेमेंट तभी करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमने हर महीने आपके रिटर्न फाइल कर रहे थे बट उसमें कुछ इनवॉइसेस रह गए, ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, हम जीएसटी एनुअल रिटर्न में कर लेते हैं, जो भी प्लस माइनस होता है, ठीक है। देखिए, फोर्थ कंप्लायंस आपका बेसिकली एनुअल जीएसटी ऑडिट होता है। ये उसी केस में कंपलसरी होता है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सीए ऑडिट करते हैं आपकी, और ये आपका 30 सितंबर से जाना है। सेम देखिए, जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट में मतलब सिर्फ थोड़ा फर्क ये होता है, जीएसटी एनुअल रिटर्न में सीए की जरूरत नहीं होती। मीन्स क्लाइंट विदाउट सीए सिग्नेचर इनको फाइल करवाते हैं, स्टिल मतलब वो कंसल्टेंट के थ्रू ही करा दें क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें ऑफिशियली सीए साइन नहीं करता है जीएसटी एनुअल रिटर्न। बट जीएसटी एनुअल ऑडिट जो होता है इसमें सीए अपने साइन करता है। इट मीन्स ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है डेटा की, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्न हुआ है तो बहुत ज़्यादा डेटा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो इसलिए उन्होंने ये ऑडिट मैंडेटरी कर दिया है कि सीए अपने लेवल पे उसको फाइनलाइज करके साइन करके ठीक कर देंगे, जो भी गलती हुई है, टैक्स कम गया है तो पेमेंट करा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑडिट जो आपको करना होता है 30 सितंबर तक करना होता है हर साल, और इनकेस आपने नहीं किया तो अगेन आपको 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, राइट। आपका नेक्स्ट कंप्लायंस है लिस्ट ऑफ पार्टीज नॉट फाइल परचेज इनवॉइसेस। देखिए, जीएसटी में एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले क्या होता था, पहले ये ऐसे होता था, जो भी आपने सेल किया, ठीक है, उस पर जीएसटी लेंगे, जो भी आपने परचेज किया उस पर जीएसटी भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उस पर भी जीएसटी की पेमेंट करके आते हैं। तो पहले क्या होता था, जो भी आपने परचेज, आपके पास जस्ट बिल होना चाहिए, ठीक है, उस बिल पर जो भी आपने जीएसटी दिया वो आप अपने सेल के बिल से माइनस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल सेल का 1 लाख का बिल था, उस पर 10,000 जीएसटी थी, परचेज आपने 50,000 किया, उस पर 5,000 जीएसटी थी। तो गवर्नमेंट पहले बोलती थी कि आप जस्ट परचेज का बिल लाइए, आपके पास होना चाहिए, और ये जो 5,000 रुपये आपने परचेज पे दिए, ये आपके सेल पे जो 10,000 जीएसटी बनना है इससे माइनस कर लो। इट मीन 10,000 माइनस 5,000, अल्टीमेटली आपको 5,000 ही गवर्नमेंट को पे करना होता था, ठीक है। बट जीएसटी में ये नया कॉन्सेप्ट आया है कि गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि आपके पास बिल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक एडिशनल इन्होंने कंडीशन ये रख दिया है कि वो बिल जिससे आपने परचेज किया है उस पार्टी ने उसको ऑनलाइन फाइल किया होना चाहिए, उसका जीएसटी जमा कर देगी वो पार्टी, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आपके फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया अप्रैल में, ठीक है, तो आपके पास वो बिल है, तो आपको लॉजिकली उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए जीएसटी का। बट सिर्फ बिल के बेसिस पे जीएसटी नहीं मिलता है, हम आपसे बिल लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो बिल पार्टी ने ऑनलाइन फाइल किया है या नहीं किया है।
तो जैसे ही वो बिल ऑनलाइन फाइल हो जाता है तो उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं। तो इट मीन्स पूरे साल हमें ये भी वर्किंग करनी होती है कि कौन से ऐसे बिल हैं जो आपके पास हैं, आपने परचेज किया बट पार्टी ने फाइल नहीं किए, तो वो लिस्ट हम आपको देते हैं कि हाँ जी ये पार्टीज हैं जिन्होंने आपके बिल ऑनलाइन फाइल नहीं किए हैं। तो आप फिर उनको कॉल करके बोलते हैं कि हाँ जी बिल फाइल कर दीजिए, हमें उसका जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए इसको एडजस्टमेंट करने की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ये साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो एडजस्टमेंट होना है वो लास्ट 30 सितंबर 2022 तक ही आप कर सकते हो इसका एडजस्टमेंट। अगर 1 अक्टूबर हो गया तो फिर आपको अगर कोई बिल रह गया है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर अगेन आपको ये लॉस है क्योंकि आपने उसको भी जीएसटी का पेमेंट किया और आप अगेन अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को भी पे करोगे क्योंकि उसका आपको बेनिफिट नहीं होना वाला है, ठीक है। और इसका पेनल्टी अल्टीमेटली मतलब ऐसे गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी नहीं ली है, बट पेनल्टी इनडायरेक्टली आपको लगी रही है क्योंकि अगर पार्टी ने बिल फाइल नहीं किया और आपने उसको जीएसटी का पेमेंट कर दिया बट उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको जीएसटी का बेनिफिट आप नहीं ले पाए, तो ये एक तरीके से आपकी पेनल्टी हो गई, ठीक है। देन आपका 6 आपका जीएसटी कंप्लायंस है करेक्शन इन जीएसटी रिटर्न। देखिए जब हम जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं, मतलब किसी के कम होते हैं 10-20, बट किसी के में थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइस होते हैं। तो उस केस में क्या है कभी कभी क्लेरिकल मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे जीएसटी नंबर गलत चला गया, इनवॉइस नंबर गलत हो गया, डेट गलत हो गई, वैल्यूज में थोड़ा करेक्शन हो गया, जिसके चांसेस बहुत कम है बट स्टिल 0.00%, 0.001% है बट है, मतलब इस टाइप की अगर कोई की गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन हम करते हैं और इसका भी अगेन ड्यू डेट 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही होती है, ठीक है। और अगेन फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को आपने इनवॉइस रेज किया बट रिटर्न में उसका जीएसटी गलत चला गया तो उसको तो वो शो नहीं होगा क्योंकि जीएसटी नंबर ही गलत डाला है, तो अगेन फिर उसको भी जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही हमें पता लगता है कि जीएसटी नंबर गलत है हम उसको करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें जो टाइम देती है 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टाइम देती है करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो अगेन मतलब ये जो हमने आपको लिस्ट यहाँ पे समझाया है फाइल करने का, ये नॉर्मल मतलब बिजनेस के केस में एप्लीकेबिलिटी है और ये लिस्ट बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 4, 5, 6, 7 इस टाइप की और भी रिटर्न होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो नॉर्मली इसी टाइप यही रिटर्न्स एप्लीकेबल होती हैं और एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी के लिए जीएसटी कंप्लायंस के लिए अपनी सीए से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। वो आपको कंपनी चेक करके एग्जैक्टली बता पाएंगे कि किस टाइप का कंप्लायंस आपको करना है और कौन कौन से करने हैं, कब करने हैं, क्या ड्यू डेट है, क्या पेनल्टी लगेगी। अब देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ अदर कंप्लायंसेस। जैसे कि मैंने बताया था अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं आपका आरओसी कंप्लायंसेस, जीएसटी कंप्लायंसेस एंड लास्ट हमने कैटेगरी बनाई है अदर कंप्लायंसेस जिसमें टीडीएस, ईएसआईपीएफ और इनकम टैक्स कंप्लायंस को हमने कवर किया है। देखिए आपके पर जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है वो कंडीशनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप किसी प्रोफेशनल को 30,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल फी पे करते हैं पूरे साल में तो आपको टीडीएस काटना होता है। कमीशन पे भी कुछ कुछ सिचुएशन में काटना होता है, कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी कुछ कंडीशन होती है काटना होता है। या सैलरी आपकी अगर मैं आज की बात करूँ 5 लाख से ज़्यादा आप किसी को साल में सैलरी देते हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है। इसी टाइप से बहुत सारे सिचुएशन हैं, तो मैं भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टीडीएस काटना है, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आपकी कंपनी पे है। तो उस केस में क्या होता है आपको हर महीने टीडीएस जमा करना होता है। टीडीएस जो जमा होता है चालान 281 के थ्रू होता है और इसको ये ऑनलाइन पेमेंट होती है, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो 7th ऑफ एवरी मंथ है। फॉर एग्जांपल किसी का अप्रैल में आपने कोई ट्रांजैक्शन की उस पर टीडीएस काट लिया, जो आपको ये टीडीएस आपने काट लिया उसको गवर्नमेंट को जो जमा करना है वो 7th ऑफ मई में करना है। अगर अप्रैल में काटा है तो मई में करना है जमा, 7th मई तक करना है, और मई में अगर काटा है तो 7th जून तक करना है, ठीक है। इन केस अगर आप लेट हो जाते हो इवन सिंगल डे भी तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है। देखिए इसके बाद जो आपका सेकंड आता है वो होता है क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। देखिए टीडीएस जो डिपॉजिट होता है वो होता है
हर महीने, ठीक है। इसके बाद बट टीडीएस के रिटर्न जो जाते हैं वो क्वार्टरली जाते हैं, 3 महीने में एक बार, ठीक है। इसमें 24Q 26Q नाम से फॉर्म फाइल होते हैं। और बेसिकली टीडीएस के रिटर्न में जो डिटेल जाती है वो ट्रांजैक्शन की डिटेल जाती है कि आपने किस पार्टी का नाम क्या था, उसका पैन नंबर क्या है, उसको कितना पेमेंट किया, उस पेमेंट पे कितना आपने टीडीएस काटा और आपने कब जमा किया, वो सारी बेसिकली डिटेल इसमें जाती है, ठीक है। और ये टीडीएस के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 30th ऑफ एवरी मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द रेलिवेंट क्वार्टर पीरियड। फॉर एग्जांपल क्वार्टर करते हैं 3 महीने को, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो इसकी जो रिटर्न जाएगी 30 जुलाई तक जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, इसकी जो रिटर्न जाएगी 30 अक्टूबर तक जाएगी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट मंथ के 30 तक जाती है। इन केस टीडीएस की रिटर्न आपकी टाइम से नहीं जाती है तो 200 पर डे की आपको पेनल्टी लगती है पर रिटर्न, ओके। देन नेक्स्ट हम चलते हैं पीएफ एंड ईएसआई डिपॉजिट। देखिए अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी कंपनी का पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल होता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशनल। वो एग्जैक्टली पता लगेगा आपकी कंपनी की प्रोफाइल देखे कि टीडीएस आपको करना है नहीं करना। अभी बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये लोग पीएफ एंड ईएसआई का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी दे रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंप्लायंस करना है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो बेसिकली पीएफ क्या होता है, हर महीने जमा करना होता है, ऑनलाइन जाता है फॉर्म ईसीआर के थ्रू। इसमें सिंपल एम्प्लॉय की डिटेल जाती है, लाइक एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, उसका यूएन नंबर, सैलरी कितनी थी, कितना आपने काटा, उस टाइप का ब्रेकअप जाता है। और ये 15th ऑफ एवरी मंथ, फॉर एग्जांपल किसी का अप्रैल में किसी ने आपके पास काम किया एज ए एम्प्लॉय, उसका आपने अप्रैल में ही पीएफ काट लिया, ठीक है, तो इसका अप्रैल का जो पीएफ जमा होगा वो 15 मई तक होना है, ठीक है। और सेम वे में अगर आपका टाइम से आपने पीएफ जमा नहीं किया तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईएसआई की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी सेम ऑनलाइन चलान जाता है, ऑनलाइन एम्प्लॉयज़ की डिटेल जाएंगी और इसका भी सेम 15th ऑफ एवरी मंथ आपका पेमेंट करना होता है आपको। इन केस आपने नहीं किया तो अगेन 1% पर मंथ के हिसाब से आपको लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट देना होगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स कंप्लायंस की, ठीक है। इनकम टैक्स कंप्लायंस में बेसिकली एक कंप्लायंस होता है एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जमा करना होता है। इसमें जो चलान होता है आपका, चलान 283 के थ्रू होता है और ये ऑनलाइन पेमेंट होता है थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये आपसे लेती है 4 बार में। 15 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, 15 सितंबर को सेकेंड, 15 दिसंबर को थर्ड एंड 15 मार्च को फोर्थ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये बोलती है अगर आपको साल में 10,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स पेमेंट करना है तो आप उसको एक साथ नहीं जमा करा के ईयर एंड में उसका ब्रेकअप कर लीजिए, ठीक है, और उसको आपको 4 बार में जमा कराना है, ठीक है। और इनकेस हम डिपॉजिट नहीं करते हैं एडवांस टैक्स एडवांस में तो आपका इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ के हिसाब से। अगेन एक दूसरा कंप्लायंस है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये चलान अगेन 280 के थ्रू जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हम एडवांस टैक्स हमने ऊपर पे किया होता है वो एस्टिमेट बेसिस पे होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना पूरे साल में हमारा एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमें टैक्स देना होगा, तो रफली बेसिस पे हम एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं। बट जब ईयर एंड हो जाता है हमें पता चलता है एग्जैक्टली हमारा टैक्स कितना जमा होना था। तो उस जब हमारा एग्जैक्ट फाइनल हो जाता है सारा कुछ, तो बैलेंस अगर कोई लायबिलिटी इनकम टैक्स की आती है तो हम उसको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करना होता है, ठीक है। और इस पर कोई सच पेनल्टी नहीं है, बट ये है कि आपकी आईटीआर फाइल नहीं हो सकती जब तक आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा नहीं करते हो, राइट। तो इट मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूँ, जब तक आप 100% टैक्स जमा नहीं करते आपकी आईटीआर फाइल नहीं हो सकती, और आईटीआर फाइल नहीं होगी तो ऑब्वियस पेनल्टी लगेगी। देन नेक्स्ट आपका कंप्लायंस है इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्टर्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी। तो अभी मैं डायरेक्टर्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स की रिटर्न बेसिकली कंपनी की रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल होती है। तो डायरेक्टर्स की रिटर्न इसमें 1 2 3 4 4 फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म आपका जाएगा आईटीआर में, डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो बेसिकली आपके सीए ही कंफर्म करेंगे कौन सा फॉर्म जाएगा, ये आपकी टेंशन नहीं है।
इसमें बेसिकली डिटेल जो जाती है आपकी इनकम की डिटेल जाती है और उस पर जो टैक्स जा रहा है वो डिटेल जाएंगी। और डायरेक्टर की जो रिटर्न फाइल करनी होती है भाई 31 जुलाई की ड्यू डेट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करनी है तो इसकी रिटर्न जो आपकी जाएगी 31 जुलाई 2022 तक जानी है। ठीक है, ये ड्यू डेट है। और इसके बाद हम फाइल करते हैं तो अगेन पेनल्टी जाएगी। ये पेनल्टी आपकी मिनिमम 1000 रहेगी और मैक्सिमम 10,000। ठीक है, या तो आपकी पेनल्टी 1000 होगी या सीधी 10,000, मतलब बीच में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है। तो आपका नेक्स्ट कंप्लायंस है इनकम टैक्स ऑडिट। देखिए, इनकम टैक्स का जो ऑडिट एप्लीकेबल होता है वो बेसिकली तब होता है जब आपका टर्नओवर 1 CR क्रॉस करता है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर 1 करोड़ से कम आपका ग्रॉस रिसीट टर्नओवर सेल्स रहती है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकम टैक्स ऑडिट में फॉर्म 3CA जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी डिटेल्स होती हैं आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और आपकी पर्सनल डिटेल, टैक्स की कैलकुलेशन, ये सब CA अपने लेवल पे क्रॉस चेक करते हैं और फिर अपने साइन करके ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि सारा कुछ ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली 30 सितंबर तक फाइल करनी होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 को बात करूँ तो इसकी रिटर्न 30 सितंबर 2022 तक फाइल करनी होगी। ठीक है, और इनकेस अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हो पाती है तो इसमें पेनल्टी है 0.5% ऑफ टोटल सेल्स और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। ओके, एंड आपका नेक्स्ट कंप्लायंस है इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, आपने देखा ऊपर पहले ही कंपनी की, अगर कंपनी पे ऑडिट एप्लीकेबल है तो पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी। ठीक है, और इनकम टैक्स की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इसमें ITR 6 जाता है फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब डिटेल उसमें जाती है। इसकी जो लास्ट डेट होती है बेसिकली लास्ट डेट या तो 30 सितंबर होगी। उस केस में जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम रहता है तो आपको 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है कंपनी की। इन केस आपका ऑडिट होता है तो ऑडिट के केस में पहले ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक फाइल होती है, फिर 1 महीने का टाइम हमें मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। मतलब उस केस में 31 अक्टूबर तक हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, अगेन अगर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो 1000 मिनिमम पेनल्टी है और ये जो कि 10,000 भी हो सकती है। ठीक है, और देखिए, और ये जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है सारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली जो भी हम कंप्लाइज करते हैं वो 99% सारा कुछ कवर्ड है। बाकी 1% मैं इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है एग्जैक्टली क्या करना है। तो फाइनली आपके CA ही बताएंगे। बाकी 99% कंप्लाइंस ये है जो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो कंप्लाइंस है वो इंक्लूसिव टाइप के हैं, तो आप इसको फाइनल नहीं माने। फाइनल आपके CA ही बताएंगे कि ये कंप्लाइंस है, उसके अलावा और आपके कंप्लाइंस कौन से एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो बोरिंग था बट क्या करें, ये काम ही ऐसा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।